Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter Physics and Mathematics 2 के ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। 2 यहाँ लिखा हुआ है। ए सिचुएशंस may be described by using different sets of coordinate axes having different orientation. Which of the following do not depend on the orientation of the axis? इसके कहने का मतलब है ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका x एक्सिस हुआ, और मान लीजिए कि कोई वेक्टर हो, इस वेक्टर को p वेक्टर नाम दे दिया जाए। तो x एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बनाएगा, उस एंगल को अल्फा मान लिया जाए। अब कह रहा है कि इस एक्सिस के ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया जाए, मतलब कि एक्सिस को किसी एंगल पे रोटेट करा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ। तो रोटेट करा दिया गया, मान लीजिए। पहले ये एक्सिस था, अब इसको रोटेट करा दिया गया। तो रोटेट कराने पे इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब ये मान लिया गया कि इसको कोई एंगल मान लीजिए, मान लीजिए कि बीटा से रोटेट करा दिया गया। मतलब इसको बीटा से रोटेट करा दिया गया। पहले एक्सिस ये था, अब इसको रोटेट करा दिया गया, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया गया। अब जो ये वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट किया गया यहाँ। तो वेक्टर तो वहीं रह गया, ना वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया और ना डायरेक्शन में चेंज आया। तो ये पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन, एक्सिस को ओरिएंटेशन चेंज कर देने पे which of the following do not depend on the orientation of the axis। तो कौन कौन जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर डिपेंड नहीं है। तो पहला ही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए स्केलर। चलिए इस पे विचार करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 kg हो, तो 10 kg को इससे और इससे क्या मतलब है। इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है नहीं, तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, तो ये तो इस पर डिपेंड नहीं है कि ओरिएंटेशन, एक्सिस के ओरिएंटेशन चेंज करने से इसमें बदलाव आएगा, नहीं आएगा। अब एक चीज है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो ये समझने वाली चीज है। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर p है, तो x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, p cos अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा p sin अल्फा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट px हो,
तो इसको हम पी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पी वाई हो तो ये पी साइन अल्फा होता है। ये तो इस एक्सिस के लिए हुआ। अब जब इस एक्सिस पे विचार करेंगे तो अब कहने का मतलब है कि ये एंगल, मान लीजिए इसको क्या माने, इसको थीटा मान लीजिए, ये थीटा है। दरअसल अब जो एक्सिस हो गया ये हो गया ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये आपका एक्स डेक्स मान लीजिए और इसको वाई डेक्स मान लीजिए। चूंकि इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया गया, इसको बीटा एंगल से घुमा दिया गया। तो अब जब P का कंपोनेंट निकालेंगे तो P का कंपोनेंट एक्स डेक्स के अलोंग क्या हो जाएगा, P एक्स डेक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो P cos थीटा हो जाएगा, और P वाई डेक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो बेसिकली जब इसको लिखेंगे तो पी एक्स डेक्स वेक्टर, इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये पी साइन थीटा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सिस के ओरिएंटेशन चेंज करने से इनके कंपोनेंट चेंज हो गए। देखिए इस प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग पी कॉस अल्फा है, और इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग पी कॉस थीटा है, और इसमें वाई एक्सिस के अलोंग पी साइन अल्फा है, ठीक है। और इसमें जब ओरिएंटेशन चेंज कर दिए तो पी वाई डेक्स के अलोंग क्या है, पी साइन थीटा हो गया, और पी एक्स वन के अलोंग पी कॉस थीटा। तो ये तो चेंजेज आ गया ना, इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग पी कॉस अल्फा, इसमें एक्स डेक्स के अलोंग पी कॉस थीटा, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग पी साइन अल्फा, इसमें वाई डेक्स के अलोंग पी साइन थीटा। तो कहने का मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इस पे डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। तो व्हिच कह रहा है तो ये ठीक है, लेकिन ये डिपेंड है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, डिपेंड है इस पे। अभी हमने दिखा दिया कि एक्सिस के ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद कंपोनेंट भी चेंज हो जाता है, मतलब कि ये इस पे डिपेंड है। तो ये डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। अब वेक्टर की बात करते हैं कि क्या वेक्टर डिपेंड होता है कि नहीं ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद। तो देखिए आपका वेक्टर ये है, और इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया है। तो पैरेलल शिफ्ट करने के बाद न इसका मैग्नीट्यूड बदला न इसका डायरेक्शन बदला, तो वेक्टर तो इस पे डिपेंड नहीं है, वेक्टर भी डिपेंड नहीं है। वैसे आप निकाल के देख भी सकते हैं। चलिए मैं इसी से दिखा देता हूं। मान लीजिए ये हम लिखे हैं, इसी को देख लीजिए, यहाँ बना देता हूँ। वेक्टर P है ना, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है उसका स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई एक्सिस के लॉन्ग का स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें पी स्क्वायर होगा, कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये सीधे आ जाएगा पी स्क्वायर, जिसका मान आ जाएगा पी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो वही रह गया। इसका भी निकालेंगे तो पी ही आएगा। इसको निकाल के देख लीजिए, मान लीजिए यही निकाल दीजिए, ये वेक्टर P है, इसका मॉड निकालेंगे
तो अंडर रूट एक्स डैक्स के लॉन्ग इसका क्या है पी, तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वाई डैक्स के लॉन्ग क्या है पी साइन थीटा है, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब इसमें मान लीजिए कि अगर पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं कोई जरूरत नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान 1 होता है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर बराबर पी, इसका भी मैग्नीट्यूड यहीं आ गया, डायरेक्शन भी एक ही है, तो वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ, तो वेक्टर तो इस पर डिपेंड नहीं है, तो ये हो गया। अब है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को तो निकाल के देख ही लिए, यही ना मैग्नीट्यूड है, दोनों का एक ही मैग्नीट्यूड आया, तो वो चेंज नहीं हुआ। अब वेक्टर भी नहीं चेंज हुआ, इसलिए कि डायरेक्शन तो वहीं रह गई, ये तो पैरेलल शिफ्ट है। ठीक है, तो केवल डिपेंड है तो कौन है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे मैंने निकाल के दिखा दिया, डिपेंड है तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, वैसे एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि लेट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो क्या इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा, ए के मैग्नीट्यूड से। दूसरा कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव वेक्टर सी लेस देन वेक्टर ए मॉड में, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड कहिए, ये भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, मतलब इसको समझते हैं तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होगा ए के मैग्नीट्यूड से। क्या यह सही है? दूसरा, इट इज पॉसिबल टू हैव, ये सी का मैग्नीट्यूड छोटा होगा ए के मैग्नीट्यूड से, क्या यह संभव है? और सी के मैग्नीट्यूड छोटा होगा बी के मैग्नीट्यूड से, ये संभव है, ये देखना है हम लोग। तीसरा है सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसके लिए मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो मान लीजिए, क्या मानिए 5i कैप मान लीजिए, और वेक्टर बी को मान लीजिए 4i कैप। ठीक है, अब यहाँ केस 1 पे विचार कीजिए, ये कह रहा है कि सी वेक्टर के लिए ये क्या कह रहा है कि सी वेक्टर के लिए वेक्टर ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो 5i कैप प्लस 4i कैप 9i कैप हो गया, यानी कि सी का जो मान आया वो आ गया 9i कैप। अब ऑप्शन पे विचार कीजिए, कह रहा है कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, माने हमेशा, तो अगर मान लीजिए कि ये हम निकालना चाहें इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो 9 आ गया,
9 आ गया। तो और मान लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ए को 5 आई कैप माने हैं, मतलब 5 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसको 4 आई कैप माने हैं, इसका मैग्नीट्यूड 4 हो गया। तो जब ये ऑप्शन लिखेंगे तो ये कह रहा है कि वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या निकाले हैं 9। तो 9 ग्रेटर है, ए के मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड है 5 से। तो ये तो सही है, लेकिन ऑलवेज की बात कर रहा है। हमने एक केस में देखा कि सही है। ऑलवेज का मतलब, इसका कहने का मतलब हुआ कि हमेशा। तो हमेशा के लिए अब एक और वेक्टर ले लेते हैं, एक पॉजिटिव वेक्टर लेते हैं, एक निगेटिव वेक्टर लेके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। इस केस में तो ये सही है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए कि ए वेक्टर को हम लेते हैं, वही मान लीजिए 5 आई कैप, और बी वेक्टर को मान लीजिए -4 आई कैप। ठीक है, तब इसको देखते हैं। तो सी के लिए कह रहा है कि आप वेक्टर ए और बी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। 5 आई कैप -4 आई कैप बराबर आई कैप। तो हमें जो मिला वो मिला क्या, सी वेक्टर बराबर आई कैप। मॉड ले लेंगे, इसका 1 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। तो ए का कितना हो जाएगा, 5 आई कैप है, यानी कि 5 हो गया। तो क्या सी जो है ग्रेटर है कि लेस है, यहाँ पे तो लेस हो गया ना, यहाँ पे लेस हो गया ए के मैग्नीट्यूड से, चूंकि 1 छोटा है 5 से। तो ये ऑलवेज वाली बात तो नहीं हुई। हाँ, हो सकता है, एक केस में देख लिया कि हो सकता है, दूसरे केस में देख लिया कि नहीं। तो ऑलवेज वाली बात नहीं है, यहाँ पॉसिबल रहता तो सही होता, हमेशा नहीं। देखिए यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड है वो ए से छोटा हो रहा है, जबकि ये कह रहा है कि हमेशा बड़ा होगा। तो नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे विचार करते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन बी। क्या यह संभव है? तो देखिए इसी केस में देख लीजिए, इट इज पॉसिबल टू हैव मतलब सी के मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से छोटा हो। तो इसमें तो छोटा हो गया ना, सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से छोटा हो गया, तो ठीक है। लेकिन सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से छोटा हो, तो उसको देख लेते हैं इसी पे। अब बी का मैग्नीट्यूड यहाँ निकालिए, बी बराबर क्या माने हैं -4 आई कैप। तो जब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -4 आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 4।
तो ए के मैग्नीट्यूड से सी का मैग्नीट्यूड तो छोटा है, और बी के मैग्नीट्यूड से भी सी का मैग्नीट्यूड छोटा है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है कि सी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या निकाले हैं, 1 लेस देन, ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं, 5, और एक दूसरी स्थिति सी का मैग्नीट्यूड 1 लेस देन बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाले हैं, 4। तो ये तो पॉसिबल हो गया इसी केस में, सी का मैग्नीट्यूड ए से भी छोटा है और सी का मैग्नीट्यूड बी से भी छोटा है। तो ये संभव है। अब कह रहा है कि सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए जहां तक ये बात है कि सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो ये कब बराबर होगा, ये तब बराबर होगा जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो हो सेम हो। यहाँ लिख दीजिए कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी have their same direction only, सेम डायरेक्शन हो तभी होगा। जैसे ये पहले केस में हम लोग देखे ना, इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का मतलब कि मान लीजिए कि ए बराबर मान लीजिए आई कैप, बी बराबर मान लीजिए 2i कैप, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए ये वेक्टर दे दीजिए, इस स्थिति में अगर वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी करते हैं, ठीक है, तो इसको आप वेक्टर से जोड़ें या ऐसे जोड़ दें, बात एक ही होगा। अगर वेक्टर से जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3i कैप और इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, और ऐसे जोड़ते हैं मैग्नीट्यूड से तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2, 2 प्लस 1 3। तो हर स्थिति में ऐसे कीजिए या सी बराबर ए प्लस बी कीजिए, दोनों स्थिति में सही है। तो ये कब सही होगा, जब ए एंड बी का डायरेक्शन एक ही हो। देखिए ये भी, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है, ओनली, केवल डायरेक्शन एक हो तब वो, इसीलिए ओनली लिखा हूं। और ये कह रहा है कि ऑलवेज, तो ऑलवेज तो नहीं होगा ना, इसलिए ये भी सही नहीं है। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक केस में तो हमने देख लिया ना, जैसे इसी केस में देखिए सी ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, इसमें सी वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी हो रहा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेवर भी वाली बात नहीं होगी, ठीक है, ये नेवर वाली भी बात नहीं होगी।